Good morning, all of you. Today we are discuss some another important topic from Shallow Foundation, Unit Second, General Guideline for the Selection of Foundation. तो इसका मतलब यह है कि कुछ कंडीशंस दिए होंगे, हो सकता है वो सोयल का कंडीशन है, हो सकता है वो लोडिंग का कंडीशन दिया हो, तो उस लोडिंग के कंडीशन पे और सोयल के टाइप्स के बेसिस पे उस लोकेलिटी पे जहाँ हम लोग सुपर स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, वहाँ किस तरह का फाउंडेशन बनाना चाहिए। तो मोस्टली इस हेडिंग के अंदर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस किस कंडीशंस में किस तरह का फाउंडेशन बनाना बेनिफिशियल होता है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट एक कॉलम हम लोग देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ सोयल एंड लोडिंग कंडीशन दिया है, और एक कॉलम है आपका सूटेबल फाउंडेशन। तो फर्स्ट कंडीशन दिया है स्ट्रक्चर लोड इज लेस, यानी जो भी एक्सटर्नल लोड आ रहा है फाउंडेशन के ऊपर स्ट्रक्चर का लोड, उसकी वैल्यू अगर कम है, एंड सोयल इज मीडियम टू डेंस, मीडियम टू डेंस है। तो सोयल का जो प्रॉपर्टी है वो भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है, डेंस है। मतलब ये है कि अदर के कंपेयर में इसकी बियरिंग कैपेसिटी या शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर ये कंडीशन है तो आप शैलो फाउंडेशन में कोई भी फाउंडेशन आप बना सकते हैं, विच इज डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ सोयल एंड इट्स स्पेसिंग। सेकेंड कंडीशन है स्ट्रक्चर लोड इज हैवी एंड सोयल इज मीडियम टू लूज। सेकेंड कंडीशन है कि लोड की वैल्यू पहले के कंपेयर में अभी ज़्यादा है, एक्सटर्नल लोड हैवी है, वो ज़्यादा है, और जो सोयल कंडीशन है वो मीडियम टू लूज है। सोयल का कंडीशन भी क्या है, वीक है एक तरीके से। तो इस केस में हम लोग या तो राफ्ट फाउंडेशन प्रेफर करेंगे या तो डीप फाउंडेशन, आइदर राफ्ट और मैट और फाउंडेशन। स्ट्रक्चर लोड इज वेरी हैवी एंड सोयल इज मीडियम टू लूज, यानी लोड की वैल्यू सोयल वही है और लोड की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गया। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग राफ्ट के साथ साथ पाइल फाउंडेशन भी प्रोवाइड करते हैं। एक तरीका है मार्सी सोयल हो गया और लोड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। तो लोड की वैल्यू ज़्यादा है और सोयल की जो बियरिंग कैपेसिटी वो भी बहुत लो है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करना। तो पाइल फाउंडेशन का जो कैप की तरह काम करेगा वो राफ्ट या मैट फाउंडेशन हो गया। थर्ड कंडीशन स्ट्रक्चरल लोड इज हैवी एंड फाउंडेशन इज टू बी प्लेस्ड इन रनिंग वाटर। तो रनिंग वाटर या जब भी वाटर का केस आएगा, यानी वाटर के कांटेक्ट में कोई फाउंडेशन बनाना है, या रनिंग वाटर जैसे रिवर का वाटर है, कैनाल का वाटर है, सी बैंक है, विद इन सी है, अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर इस तरह के कंडीशंस में इस तरह के प्लेस पे हम लोग बना रहे हैं और फाउंडेशन अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फाउंडेशन बनाना है, तो वहाँ पे वेल फाउंडेशन ही बनता है। तो वेल फाउंडेशन में अगर रनिंग वाटर का केस है, आपको फाउंडेशन बहुत ज़्यादा हैवी बनाना है, तो केसन हम लोग जनरली वर्ड यूज़ करते हैं टाइप्स ऑफ वेल, या वी कैन से द वेल फाउंडेशन in case of running water, whatever the foundation of well foundation we are use is केसन। तो केसन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके जब हम लोग को ब्रिज बनाना है रनिंग वाटर के थ्रू, डैम बनाना है, तो वहाँ पे मोस्टली हम लोग ये केसन की तरह से ही फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, स्वेलिंग प्रेशर इज हाई एंड डिफरेंशियल फ्री फेल value is more than 50%, then shallow footing is not adequate। तो स्वेलिंग अगर ज़्यादा है, स्वेलिंग प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एंड डिफरेंशियल फ्री फेल हो रहा है, यानी आपका डिफरेंशियल
स्वेलिंग हो रही है सोइल की और वहाँ पे फाउंडेशन बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग प्रीफर करते हैं राफ्ट या डीप फाउंडेशन चल जाएगा। छठा, फुटिंग एरिया इज मोर देन द 40% ऑफ द प्लिंथ एरिया। अगर प्लिंथ एरिया के 40% से भी कम है, अच्छा सॉरी, अब फुटिंग एरिया का है ना, तो फुटिंग एरिया नहीं, जो फुटिंग एरिया जहाँ पे हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं उसका जो बेस एरिया होता है वो फुटिंग एरिया हो गया। तो फुटिंग एरिया प्लिंथ एरिया से भी ज़्यादा है, मोर देन 40%, सॉरी, अब मोर देन 40% अगर ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग जो फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे राफ्ट या नेक्स्ट कंडीशन, सोइल इज लूज सेचुरेटेड सैंड। लूज सेचुरेटेड सैंड है विच इज़ प्रोन टू द लिक्विफैक्शन, यानी ऐसे एरिया में है जहाँ पे लिक्विफैक्शंस की जो मेजर समस्याएं होती हैं, तो वहाँ पे हम लोग कंपैक्शन पाइल यूज़ करते हैं। इफ सोइल इज एक्सपेंसिव सोइल, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज नेचर, वी कैन से द सोइल इज ब्लैक कटन सोइल, तो वहाँ पे हम लोग जो फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे फ्लोटिंग या बैलेंसिंग या अंडर रिम्ड पाइल वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब फ्लोटिंग फाउंडेशन या बैलेंसिंग फाउंडेशन क्या होता है? तो फ्लोटिंग या बैलेंसिंग फाउंडेशन, पहली बात तो याद रखेंगे कि वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर सोइल का नेचर इस तरह का हो, ब्लैक कटन टाइप का सोइल हो और सोइल विच हैव मोर स्वेलिंग एंड श्रिंकेज फेलियर, तो वहाँ पे हम लोग फ्लोटिंग या बैलेंसिंग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये फाउंडेशन हम लोग बनाते कहाँ बेसिकली तो ये फाउंडेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं जब भी हम लोग बेसमेंट कहीं बनाने जा रहे हैं, बेसमेंट फ्लोर बनाने जा रहे हैं, बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे फ्लोटिंग या बैलेंसिंग जो फाउंडेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस केस में जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सोयल को कट करके निकाल दें। तो फ्लोटिंग या बैलेंसिंग फाउंडेशन बनाने के पीछे पर्पज़ ये होता है कि जब भी हम लोग सोयल को कट करके बाहर निकालते हैं फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं, तो जो भी सोयल का कटिंग वेट ऑफ कटिंग सोयल का जो होगा, जो भी हम लोग कट करके वहाँ से सोयल निकाल रहे हैं, उसका जो वेट होगा वह टोटल लोड जितना फाउंडेशन के ऊपर जा रहा है उसके इक्वल है। तो इस तरह के फाउंडेशन के केस में अगर कोई फाउंडेशन बना रहा है तो वहाँ पे आपका फ्लोटिंग या बैलेंसिंग फाउंडेशन होता है। तो टोटल लोड क्या करने मतलब ये है, जो भी एक्सटर्नल लोड आ रहा है बाय द कॉलम प्लस सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग या फाउंडेशन, तो ये टोटल लोड अगर इसके इक्वल है कटिंग का वेट, यानी वेट ऑफ कटिंग सोइल, तो वहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग या फ्लोटिंग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो देखते हैं, फ्लोटिंग और बैलेंसिंग फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ रॉक फाउंडेशन in which weight of the soil excavated is equal to the weight of the structure plus weight of the foundation plus applied load. It means net increment of the pressure on the soil becomes negligible, hence settlement becomes negligible, therefore building becomes safe in the settlement criteria. तो सेटलमेंट इस केस में नहीं होता है जब भी हम लोग फ्लोटिंग फाउंडेशन या बैलेंसिंग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेलो फाउंडेशन में देखते हैं, तो हम लोग पढ़े थे कि जब भी हम लोग फाउंडेशन की डिजाइनिंग करने जाते हैं या जब भी हम लोग फाउंडेशन की डिजाइन लोड की बात करते हैं या फेलियर की बात करते हैं, तो दो ही तरह के फेलियर होते हैं, एक तो शियर फेलियर, दूसरा होता है सेटलमेंट फेलियर। तो ये दोनों फेलियर किसी भी लोड के अंडर में होते हैं। अगर ये दोनों लोड आप अलग अलग काउंट किए हैं दोनों फेलियर केस में, तो जो भी ये दोनों लोड आते हैं अलग अलग एट टाइम ऑफ फेलियर ऑफ शियर
एट टाइम ऑफ फेलियर ऑफ सेटलमेंट। तो एक पर्टिकुलर दोनों हो सकता है आपस में इक्वल है या ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो अगर इन फेलियर के लोड आपको पता है, तो जब भी हम लोग डिज़ाइन लोड की बात करते हैं आप फाउंडेशन, तो जो भी लोड की वैल्यू इन दोनों में से कम होता है वही हम लोग प्रीफर करते हैं फाउंडेशन की लोड की। तो डिजाइन करने के लिए दो क्राइटेरिया हम लोग यूज़ करते हैं फाउंडेशन के, एक तो शियर क्राइटेरिया, दूसरा होता है सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो अगर दोनों के केस में हम लोग लोड अगर निकाल रहे हैं तो सेफ लोड एज फॉर शियर क्राइटेरिया, तो सेफ लोड, तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ द शियर इनटू एरिया, तो लोड आ जाएगा। सेफ लोड एज फॉर सेटलमेंट क्राइटेरिया, तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी प्लस इनटू एरिया, तो दोनों लोड आ जाएगा, इसमें से जो कम होगा मिनिमम। तो फॉर डिजाइन वही वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो फॉर डिजाइन मिनिमम ऑफ द एबव टू क्राइटेरिया इज अडॉप्टेड। ठीक है। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द शियर क्राइटेरिया। तो जब भी हम लोग शियर क्राइटेरिया के बेसिस पे फाउंडेशन लोड या डिजाइन लोड ऑफ फाउंडेशन की बात करने जाएंगे या डिजाइनिंग करेंगे, तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज करेंगे। तो वो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते क्या हैं? तो ग्रॉस प्रेशर। तो ग्रॉस प्रेशर क्या होता है कि ये आपका डायग्राम दिया है, जैसे देखते हैं। तो ये आपका ग्राउंड लेवल है, सॉरी, ये ग्राउंड लेवल है और ये एक्सटर्नल लोड लग रहा है क्यू, और ये आपका कॉलम है जिसपे ऊपर कॉलम के थ्रू लोडिंग दिखाया गया है, और ये हम लोग फुटिंग या फाउंडेशन बना दिए हैं। और ग्राउंड सरफेस से डीएफ डेप्थ नीचे आपका बेस ऑफ फुटिंग है। तो डीएफ होता क्या है? डीएफ होता है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फुटिंग। तो डेप्थ ऑफ फुटिंग क्या होता है कि जो भी हम लोग फुटिंग बनाते हैं या फाउंडेशन बनाते हैं, उसके बेस से ग्राउंड सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। और ये जो डीएफ में जो सोयल है, या डीएफ डेप्थ में ये सोयल है भरा है साइड्स में, उसकी जो यूनिट वेट है सोयल की वो गामा दिया है। तो एक्सटर्नल लोड के कारण और सेल्फ वेट के कारण प्लस जो ऊपर से आपका ओवरबर्डन जो लोड होगा, प्रेशर होगा, इन सब तीनों कंपोनेंट के कारण, यानी ये टोटल का टोटल लोड आपका कहाँ से एक्ट होगा सोयल के ऊपर? ये आपका बेस पे लगेगा। तो जब बेस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप लगाएंगे तो सोयल भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी। तो जो ये आपका रिएक्शंस होता है, जो लोड की वैल्यू होगी उस समय, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रास प्रेशर। तो ग्रास प्रेशर तब काउंट करेंगे, यानी फेलियर नहीं होना चाहिए एक तरीके से, यानी जो उस समय प्रेशर की वैल्यू मिल रही है टोटल ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड प्लस सेल्फ वेट ऑफ फाउंडेशन प्लस प्रेशर या वेट ऑफ सराउंडिंग सोयल या ओवरबर्डन प्रेशर, उसके कारण जो बेस पे प्रेशर मिलता है उसी को हम बोलते हैं ग्रास प्रेशर। तो इट इज द टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन due to the self weight of the soil or footing and applied load on the footing. The gross pressure may be greater or equal या smaller than the bearing capacity. तो जनरली जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल, तो जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ग्रास प्रेशर, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू सफिक्स में जी से, तो यह हो सकता है कि जो ग्रॉस प्रेशर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो बियरिंग कैपेसिटी जो वर्ड यूज करते हैं उसके इक्वल हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है या उसके कम हो सकता है। हम लोग बाद में देखेंगे कि इक्वल होगा कि क्या होगा। In this analysis, the difference between the unit weight of the soil and the unit weight of the concrete is neglected.
तो यहाँ पे हम लोग यूनिट वेट की बात नहीं कर रहे हैं, तो जो भी यूनिट वेट आएगा लोड कंसीडर करते समय वो हम लोग देखेंगे क्या वैल्यू है। सेकेंड जो डेफिनेशन है नेट प्रेशर, तो टोटल प्रेशर होता है बेस ऑफ द फाउंडेशन पे, या कह सकते हैं ग्रॉस प्रेशर होता है इन एक्सेस ऑफ नेट इफेक्टिव ओवर बर्डन प्रेशर। यानी जो डीएफ डेप्थ में जो सोयल है, जो सराउंडिंग सोयल है, अगर उसके कारण जो प्रेशर आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर बर्डन प्रेशर, अगर उस प्रेशर को हम लोग इग्नोर कर दें तो उसके असेंस में, उससे एक्सेस में जो प्रेशर बेस पे मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं नेट प्रेशर। तो नेट प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू सफिक्स में एन से। इट इज दैट पार्ट ऑफ द ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन which is in excess through the initial effective overburden pressure। तो इफेक्टिव ओवरबर्न प्रेशर तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी वो वैल्यू उसको निकालने के बाद जो प्रेशर होगा उसके एक्सेस में, उसी को हम लोग बोलते हैं नेट प्रेशर। तो नेट प्रेशर इक्वल टू तो ग्रास प्रेशर माइनस इफेक्टिव ओवरबर्न प्रेशर निकाल देंगे तो माइनस सिग्मा बार निकाल देंगे। तो सिग्मा एन इक्वल्स टू सिग्मा जी क्यू एन इक्वल्स टू क्यू जी माइनस ओवरबर्न प्रेशर गामा डी एफ लेंगे, यानी डी एफ डेप्थ हो गया पूरा सोयल का, और उसकी डेंसिटी कितनी है यूनिट वेट गामा ले लिए हैं, तो गामा डी एफ। गामा तब लेंगे जब आपका वाटर टेबल प्रेजेंट नहीं है, अगर गामा वाटर टेबल प्रेजेंट है तो हम लोग सबमर्ज यूनिट वेट ले लेंगे। अगर नेट यूनिट वेट को अगर लोड के फॉर्म में लिखना हो तो अप्लाइड लोड डिवाइड बाय एरिया। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें सेल्फ वेट प्लस अप्लाइड लोड में सेल्फ वेट प्लस एक्सटर्नल लोड है, तो वही लिखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था दो, ग्रॉस प्रेशर एंड नेट प्रेशर। अब नेक्स्ट हम लोग देखें नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।